अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीत करके फिर से उसे सेमी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दे देते हैं और केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करने की नीति पर आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी परंपरा शुरू किया? तो इन्होंने कहा कि जो घोड़े हैं उन सब घोड़ों पे दाग लगाया जाएगा। मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, इसे आज सेना की जो कैंटीन सिस्टम है उससे आप जोड़ करके देख सकते हैं। मूल्य जो है वह निश्चित कर दिया जाता है और इस तरीके से बढ़ी हुई महंगाई का प्रभाव सैनिकों के ऊपर नहीं पड़ने दिया जाता है। जो जौना खान है या जो बाद में चल के मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं, उन्होंने ही षड्यंत्र से इस लकड़ी के महल को गिराया जिसमें दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो इब्न बतूता, बर्नी और अफीफ, इन तीनों का जो वर्णन है वो तुगलक काल के इतिहास का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। नमस्कार साथियों, PW ओनली IAS के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज जो है संभव बैच की श्रृंखला का तीसरा क्लास लेक्चर है और आज का जो हम लोगों का क्लास टाइटल है वह दिल्ली सल्तनत, खिलजी और तुगलक वंश है। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले पार्ट में पूर्व मध्यकालीन इतिहास को देखा हुआ था, दूसरे पार्ट में दिल्ली सल्तनत में तुर्क शासन की स्थापना, गुलाम वंश को देखा हुआ था और आज के इस कक्षा लेक्चर के साथ खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण वंश में से हैं और दिल्ली सल्तनत तथा मध्यकालीन इतिहास पे इनकी क्या भूमिका रही है, क्या इन्होंने प्रभाव छोड़ा है, इस क्लास लेक्चर के साथ वो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए जो है आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और खिलजी वंश के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था? तो खिलजी वंश के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक था और इसके जो हैं संस्थापक कौन थे? संस्थापक जो हैं वह जलालुद्दीन खिलजी रहते हैं तथा जो अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं उन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं क्या रहते हैं? ये अनोखा साम्राज्यवादी रहते हैं और अपने अनोखे साम्राज्यवाद के कारण इन्होंने उत्तर भारत का अभियान किया था और दक्षिण भारत का अभियान किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी कनकर्ड नॉर्थ इंडिया एंड एज वेल एज साउथ इंडिया। उत्तर भारत को जीत करके इन्होंने साम्राज्य का अंग बना लिया था। दक्षिण भारत का जो अभियान रहता है उसे मलिक काफूर ने किया हुआ था। तो दक्षिण भारत से ये समुद्रगुप्त के ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति वाला कुछ हिसाब किताब देखेंगे और यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीत करके फिर से उसे एक तरीके से सेमी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दे देते हैं और केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करने की नीति पर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। उत्तर भारत के अभियान में इन्होंने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और सिरोही को जीता था। दक्षिण भारत के अभियान में देवगिरी के यादव शासक को जीता था, वारंगल के काकतियों को जीता था, द्वार समुद्र के होयसल को जीता था और फिर जो फाइनली रहता है वह मदुरा के पांड्य शासकों को जीता था। अब जो अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं इनके जो हैं सुधार कार्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन सुधार कार्यों में अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से सुधार हैं? तो इनके सुधार में जो है वह
राजनीतिक प्रशासनिक सुधार कार्य हैं। देन आफ्टर जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो हैं सामाजिक सुधार कार्य हैं, और अगला जो है वह इनके आर्थिक सुधार कार्य हैं। तो अलाउद्दीन की खिलजी की विजयों से ज्यादा अस्थायी क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी के विजयों से ज्यादा अस्थायी, उनके विजयों से ज्यादा अस्थायी उनके सुधार कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं। उनके सुधार कार्य जो हैं वह सिद्ध हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी विक्ट्री प्रूव्ड, अलाउद्दीन खिलजी रिफॉर्म एक्ट and the reform initiatives that proved much more stable rather than their political victory। तो कुल मिलाजुला करके इनके सुधार कार्यों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी का जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वहां पर एक सकारात्मक छवि का निर्माण होता है। तो आइए जो है फटाफट हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है राजनीतिक प्रशासनिक सुधार कार्य क्या थे। अलाउद्दीन खिलजी के जो हैं वह राजनीतिक प्रशासनिक जो सुधार कार्य हैं वो क्या थे। तो इस तरीके से जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो राजनीतिक प्रशासनिक सुधार कार्य हैं इसके अंतर्गत उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि वह मध्यकाल के प्रथम शासक जिन्होंने क्या किया था, तो जिन्होंने जो है योग्यता के आधार पर पदों की भर्ती किया था, योग्यता के आधार पर पदों की भर्ती शुरू किया था। तो ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द medieval history who on behalf of the eligibility or the on behalf of their इन्होंने योग्यता के आधार पर क्या किया था, योग्यता के आधार पर पदों की भर्ती को शुरू किया था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो पुरानी वंशानुगत प्रणाली रहती है उस वंशानुगत प्रणाली को ये समाप्त करते हैं। जो हेरिडेट्रिकल मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सिस्टम रहता है उसे ये समाप्त करते हैं, और जो भी कैपेबिलिटी है उस आधार पर जो है रिक्रूट करना शुरू करते हैं। तो मध्यकाल की एक बड़ी ही दूरदर्शी योजना थी। मध्यकाल में या मध्यकाल के प्राचीन काल में भी यही परंपरा है, या आप कह सकते हैं अगर ब्रिटिश शासन को छोड़ दिया जाए तो जो देसी रियासतें रहती हैं लगभग वहां पे यही व्यवस्था है कि सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, सेनापति का बेटा सेनापति बनेगा, न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश बनेगा। मीन्स के योग्यता के आधार पर पदों की भर्ती की जगह पे वंशानुगत व्यवस्था ही इतिहास के अधिकांश जो पड़ाव रहा है वहां पर प्रभावी रहा है। तो ये इन्होंने इसमें सुधार किया और कहा कि नहीं, जो सेना के लिए सबसे योग्य होगा वही सैनिक बनेगा। तो ये इनका एक बहुत ही बड़ा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अगला इन्होंने क्या किया, तो अगला जो है सैनिकों का हुलिया लिखना या लिखवाना प्रारंभ किया। तो हुलिया मतलब कि जो
शरीर के जो पहचान है उसे इन्होंने क्या किया था, उसे इन्होंने जो है मेंटेन करना शुरू करवाया। जैसे कि रंग गोरा है कि सांवला है, होता है ना, दाएं हाथ पे तिल है, बाएं पैर में तिल है, तो कुछ ऐसे, या कहीं पे चोट का निशान है, तो इस तरीके से सैनिकों का हुलिया लिखवाना प्रारंभ किया कि युद्ध के समय पे जिस सैनिक को योग्यता के आधार पे भर्ती किया गया है वही सैनिक युद्ध में आए। तो ये भी इनकी एक बहुत ही दूरदर्शी जो है सोच रहती है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, तो इसके अलावा इन्होंने जो है वह घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किया। तो एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से सैनिकों का हुलिया लिखवाना ये उस जमाने का आधार कार्ड रहता है। जैसे आज आधार कार्ड में क्या है, आज आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा को मेंटेन रखा जाता है, उस जमाने में बेटा कोई डिजिटल इंडिया का जमाना नहीं था, तो जो हुलिया है एक तरीके से वही आधार कार्ड है। वैसे ही घोड़ों के, जो अरबी घोड़े हैं, उनके खरीद फरोख्त में बहुत ज्यादा जो है अनियमितता थी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार था। अरबी घोड़े दमखम में ज्यादा बेहतर होते थे, तो जो घोड़े जितनी मात्रा में उसके लिए पैसे अलॉट होते थे और उसमें जो है वह प्रशासनिक पदाधिकारी इधर उधर करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी परंपरा शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि जो घोड़े हैं उन सब घोड़ों पे दाग लगाया जाएगा, और इस तरीके से युद्ध के समय पे जिन घोड़ों पे पैसा व्यय किया गया, रक्षा खर्च किया गया है, उन्हीं घोड़ों की उपलब्धता को क्या होगा, उन्हीं घोड़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। अगला क्या इन्होंने किया था, तो अगला इन्होंने जो है राजनीति को धर्म से पृथक किया था। राजनीति को धर्म से पृथक किया था। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव्स रहता है। राजनीति को धर्म से पृथक करना, ही रिफ्रेन द पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन, या ही रिफ्रेन द रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तो ऐसे में जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के या धर्म के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं, वैसे ही क्या था, तो वैसे ही जो है इस्लाम में उलेमा वर्ग हैं। उलेमा वर्ग जो है वह धर्म के व्याख्याता होते थे। चूंकि जो है इस्लामिक राज्य है और इस्लामिक राज्य में कहीं ना कहीं जो है उलेमा वर्ग इस्लाम के हिसाब से कैसे शासन होना चाहिए, वह राजा के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करते थे कि इस्लाम धर्म की ऐसे व्याख्या करता है, राजनीति में ये नीतियां होनी चाहिए। तो एक तरीके से धर्म का राजनीति पे बहुत ज्यादा प्रभाव था। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जो इल्तुतमिश रहते हैं, इल्तुतमिश को भी शासन से मान्यता लेना पड़ता है, सॉरी, बगदाद के खलीफा से अपने शासन की मान्यता लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था। अलाउद्दीन खिलजी वो दमखम वाले सुल्तान सिद्ध होते हैं जिन्होंने उलेमा वर्ग को ताकीद दिया कि धर्म आपका मसला है, वहां पे आप अपना जो भी दखलंदाजी है वो दिखाइए। राजनीति राजा का कार्य क्षेत्र है, सुल्तान का कार्य क्षेत्र है, और कृपया करके इसमें आप कोई भी दखलंदाजी मत दीजिए। तो एक तरीके से जो है यह फ्रांस के शासक लुई जो रहते हैं, लुई की परंपरा, लुई 14वां आईफिल रहते हैं, जो कहते हैं कि मैं ही राज्य हूं, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मध्यकाल में प्रतीत होते हैं। तो ये क्या है, इन्होंने राजनीति को धर्म से पृथक किया। अगला एक काम और किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो है वह गुप्तचर व्यवस्था को संगठित किया। इन्होंने जो है गुप्तचर व्यवस्था को संगठित किया था। तो ही कंसोलिडेटेड द स्पाई सिस्टम इन मेडाइवल इंडिया। तो चलिए, ये इनके क्या हैं, ये इनके राजनीतिक प्रशासनिक सुधार कार्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, तो अगला जो है अलाउद्दीन खिलजी के सामाजिक सुधार कार्य क्या हैं। इनके जो हैं वह सामाजिक सुधार कार्य कौन से हैं, तो जो सामाजिक सुधार कार्य हैं
इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो समाज में वेश्यावृत्ति एक तरीके से अनैतिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देता है, इस पर इन्होंने क्या किया था? इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। हालांकि महिला दासियों का बाजार लगता था, यह एक नकारात्मक इनका जो है समय की प्रथा जो है दिखाई देती है। अगला क्या है भाई? तो इन्होंने जो है मदिरा पान पर प्रतिबंध लगवाया था। मदिरा पान पर जो है वह प्रतिबंध लगवाया था। तो ये भी इनका सामाजिक क्षेत्र का जो है एक प्रमुख रहता है। एल्कोहलिज्म पे ही बैंड ऑन एल्कोहलिज्म। अगला सामाजिक क्षेत्र के क्या सुधार हैं? तो इन्होंने जो है सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने जो है सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया था। तो ही प्रोहिबिटेड द सोशल फेस्टिव्स। अगला क्या है? तो अगला जो है इनके आर्थिक सुधार कार्य क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के जो है वह आर्थिक सुधार कार्य, आर्थिक सुधार कार्य। तो इस तरीके से जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने क्या किया हुआ था? तो आर्थिक क्षेत्र के जो इनके सुधार कार्य रहते हैं वही, उसमें से कुछ सुधार कार्य आज भी लगभग 700 वर्षों के बाद भी परंपरा में बना हुआ है। जैसे कि तो ये मध्यकाल के प्रथम शासक थे, मध्यकाल के प्रथम शासक थे जिन्होंने क्या किया था? तो जिन्होंने भूमि माप करवाया था, जिन्होंने भूमि माप कराया। और भूमि माप के अंतर्गत इन्होंने भूमि माप की इकाई किसे निर्धारित किया था? तो भूमि माप की इकाई जो है वह विश्वा प्रणाली को निर्धारित किया था। तो he was the first king of the medieval India who introduced the land measurement system and he identified the Biswa system as the unit of land measurement। तो बिस्वा प्रणाली आज भी आप देखेंगे तो जो भूमि का मेजरमेंट होता है वह बिस्वा में होता है। बीघा में, जैसे आप यूपी में देखेंगे तो एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। एमपी में भी शायद यही परंपरा है। बिहार में बेटा बिस्वा को कट्ठा कहा जाता है। तो इस तरीके से आज भी बिस्वा प्रणाली क्या है? आज भी बिस्वा प्रणाली जो है वह प्रचलन में बना हुआ है। तो ये इनकी बहुत ही दूरदर्शी सोच रहती है। इसके पहले भूमि माप नहीं होता था, अनुमान के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण होता था। अनुमान के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण होता था। तो प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार थे उसकी वजह से जो है, या किसान भी अगर कुछ हीला हवाली करते थे तो ऐसे में शाही राजकोष को बहुत ज्यादा भू राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता था। तो ये एक ऐसा वो है कि अनुमान आधारित व्यवस्था को प्रतिस्थापित करता है और मध्यकाल में यह प्रथम अपने आप में एक व्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। अगला क्या रहता है? तो अगला इन्होंने जो है दान में दी गई भूमि को जब्त किया। दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि कौन सी भूमि है? तो ये भूमि जो है इनाम है, मिल्क है और जो है वक्फ भूमि है। तो इनाम, मिल्क और वक्फ भूमि को इन्होंने क्या किया? उसे जब्त किया था। तो ही कॉन्फिस्केटेड द लैंड विच वॉज ग्रांटेड इन फॉर्म ऑफ
लैंड ग्रांट दैट वाज इनाम, मिल्क एंड वक्फ लैंड। तो ये भी इनका क्या है, ये भी इनका जो है एक बड़ी दूरदर्शी सोच रहती है। राज्य का जो अमीर वर्ग रहते हैं, राज्य के जो उलेमा वर्ग रहते हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तो वह जो बहुत ही उपजाऊ जमीन रहता है उस जमीन को दान के नाम पर हड़प लिए होते हैं। इनाम, मिल्क और वक्फ भूमि को जब्त किया और इसके साथ इस जब्त की गई भूमि को किसमें तब्दील कर दिया, तो इसे जो है खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। इसे खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। तो ये क्या है भाई, ये जो है इनके अलाउद्दीन खिलजी के अपने जो हैं एक इनिशिएटिव्स रहता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का इनिशिएटिव्स रहता है। अगला ये क्या करते हैं, तो अगला जो है आर्थिक सुधार कार्य के अंतर्गत जो है इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया हुआ था। अगला जो अलाउद्दीन खिलजी का है, यह इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया था। और जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, इसे आज सेना की जो कैंटीन सिस्टम है उससे आप जोड़ करके देख सकते हैं। जो कॉमन कमोडिटीज रहती हैं, जो सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं रहती हैं, उनका मूल्य जो है वह निश्चित कर दिया जाता है और इस तरीके से बढ़ी हुई महंगाई का कोई प्रभाव सैनिकों के ऊपर नहीं पड़ने दिया जाता है। इतिहासकारों में ये विवाद हमें देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कॉमन पब्लिक डोमेन के लिए भी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी था, जबकि दूसरी तरफ कुछ दूसरे इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये केवल सैनिकों के लिए था। तो इस विवाद में आप लोग को जीएस के पर्सपेक्टिव में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस विवाद में मत पड़िए। आपको ये जानना है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली के तहत कौन कौन सी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित किए गए थे। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत कितने बाजार हैं, तो 3 प्रकार के बाजार हैं। 3 प्रकार के बाजार हैं। अब ये जो 3 प्रकार का बाजार है, इसमें किन किन चीजों का बाजार लग रहा है, तो पहला जो है अनाज का बाजार है। पहला जो है वह अनाज का बाजार है। दूसरा कौन सा बाजार है, पहला जो है मार्केट ऑफ फूड ग्रेन्स था। दूसरा जो बाजार है मवेशी, घोड़े और दासों का बाजार है। दूसरा बाजार जो है वह मवेशी, घोड़े और दासों का बाजार है। तो मवेशी जो दुधारू पशु हैं वो हुए, घोड़े हुए, और मैंने अभी कहा ना दासों की ओपन मार्केट में खरीद फरोख्त होता था, विशेष करके महिला दासियों की, तो उसका बाजार है। तीसरा जो बाजार है वह कौन सा बाजार है, तो तीसरा बाजार जो है वह कपड़ों का बाजार है। तीसरा जो बाजार है वह क्या है, तो वह कपड़ों का बाजार है। तो यही सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं भी होती हैं और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है सामान्य आवश्यकता की वस्तुओं का ये बाजार लग रहा है। बाजार को क्या कहते थे, तो ये जो 3 प्रकार का बाजार है, बाजार को सराय अदल कहा जाता था। इसे सराय अदल कहा जाता था। और सराय अदल या इसे जो है सराय अदल ही जानिए जो है। और इस बाजार का अपना जो है सराय अदल बाजार है, इस बाजार का अपना एक दरोगा होता था। इस बाजार का अपना एक दरोगा होता था। इस दरोगा को क्या कहते थे, तो इस दरोगा को जो है वह सहनाए मंडी कहा जाता था। इन्हें जो है सहनाए मंडी कहा जाता था। तो ये जो है बाजार में सामानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते थे, सामानों की जो गुणवत्ता है उसे सुनिश्चित करते थे, सामानों का जो बाट माप है दरोगा जो है वह उसे सुनिश्चित करता था। तो कुल मिला जुला करके ये मध्यकाल में बहुत ही दूरदर्शी सोच रहती है।
तो विश्वा प्रणाली आपने देखा, इसके साथ साथ योग्यता के आधार पर भर्ती को देखा। सैनिकों का हुलिया आज का आधार कार्ड है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली आज का जो है सेना का जो कैंटीन सिस्टम है, जहां पर बाजार मूल्य से कम एक निश्चित दर पर सामान उपलब्ध होता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे अलाउद्दीन खिलजी के अपने रिफॉर्म्स हैं। तो शुरू में ही मैंने कहा ना कि उनके सैन्य विजयों से भी ज्यादा स्थायी उनके रिफॉर्म्स वर्क जो रहते हैं वह इस्टेब्लिश्ड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, और इसके बाद क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है कौन शासक बनता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी जो हैं वह शासक बनते हैं। अब जो मुबारक शाह खिलजी हैं ये क्या है? तो मुबारक शाह खिलजी जो रहते हैं ये कहीं ना कहीं से कुछ डिसऑर्डर रहता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आ जाते थे। मुबारक शाह खिलजी रहते हैं जिन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया हुआ था। और इस वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं, खिलजी वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं वह कौन है? तो खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह रहते हैं। कौन है? तो खुसरो शाह रहते हैं। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी। कौन है? खुसरो शाह है। तो चलिए बेटा, यही जो है सल्तनत काल आप लोग कर रहे हैं। सल्तनत काल में कुल 5 वंश है। 5 वंश में पहला गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, चौथा जो है वह सैयद वंश है, और पांचवा जो है वह लोदी वंश है। तो अब पांचों वंश का जो है पिछले क्लास में मैंने टाइमलाइन बताया हुआ था। टाइमलाइन जो है गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, ये 2 हो गए। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 ईस्वी। देन आफ्टर सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, और लोदी वंश जो है वह 1451 से 1526 ईस्वी। तो फिर से मैंने सारा टाइमलाइन बता दिया। तो सैयद वंश का कोई रोल नहीं है, इन्होंने कुछ बेटा ऐसा किया नहीं है जिसको इतिहास में स्थान दिया जाए। कुछ बेसिक से जो 2-3 पॉइंट है वो बता दिया जाएगा। तो अब इस टाइमलाइन में एक प्रश्न ये बनता है कि सबसे कम समय तक शासन किस वंश ने किया था? तो सबसे कम समय तक शासन जो है इसी खिलजी वंश ने किया था। डन है? तो चलिए जो है अब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? तो अगला जो है तुगलक वंश है। नेक्स्ट कौन है भाई? तो नेक्स्ट जो है वह तुगलक वंश है। तुगलक वंश जो है वह 1320 से 1414 ईस्वी है। जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो खिलजी हैं और ये जो तुगलक हैं, तुगलक भी कौन है? तुगलक भी गैर तुर्क हैं। गैर तुर्क मीन्स कि तुर्क नस्ल की श्रेष्ठता, ईरानी और तुरानी नस्ल के मुस्लिमों की श्रेष्ठता रहती है। खिलजियों को हे दृष्टि से देखा जाता था। कुछ वही हिसाब किताब जो है वह तुगलक का भी है। तो तुगलक वंश में 3 प्रमुख शासक होते हैं। कौन कौन है? तो पहले जो है वह गयासुद्दीन तुगलक हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है वह 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किए थे। फिर इसके बाद कौन आते हैं? तो फिर इसके बाद जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर इसके बाद कौन आता है? तो फिर इसके बाद जो है वह फिरोज शाह तुगलक आते हैं,
जो फिरोज शाह तुगलक हैं वह 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या होगा, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग का आक्रमण होगा। तैमूर लंग का आक्रमण होगा। और तैमूर लंग के आक्रमण के साथ ही क्या होता है, तैमूर लंग के आक्रमण के साथ ही जो है वह तुगलक वंश का पतन होगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से तुगलक वंश का पतन कब होता है, तैमूर लंग। तो मंगोल आक्रमणकारी में एक उधर भी आपने देखा था जो इल्तुतमिश रहते हैं, इल्तुतमिश के समय में जो है चंगेज खान रहते हैं। तो ये मंगोल आक्रमण हमेशा दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती बना रहता है। तो ये पूरा तुगलक वंश का टाइमलाइन है। तो आइए जो है शुरू करते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन हैं, तो तुगलक वंश के संस्थापक जो हैं, फाउंडर हैं, वह गयासुद्दीन तुगलक हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक कम समय ही इनको मिल पाता है, मात्र 5 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। तो अगर आप देखेंगे तो जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा स्थान है। अलाउद्दीन खिलजी के अधिकांश प्रगतिशील कार्यों को, प्रगतिशील सुधारों को समाप्त करके वही जो मध्यकालीन रूढ़िवादी व्यवस्था है, मध्यकालीन परंपरागत व्यवस्था को पुनः लागू किया। मध्यकालीन परंपरागत व्यवस्था को क्या किया, पुनः जो है वह लागू किया। तो इट वॉज द गयासुद्दीन तुगलक हु रिवर्स्ड all the progressive reforms of Alauddin Khilji, and once again he established the conservative medieval history practices in his time scenario। तो वो कौन से प्रगतिशील सुधार कार्य हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को, इसी को देख रही है बेटा ना, इंटरलिंक करना कहते हैं हम। इंटरलिंक करना मीन्स कि विषय वस्तु को एक समग्र दृष्टिकोण से समझना जो है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप के आधार पर भू राजस्व का जो निर्धारण किया, उससे गयासुद्दीन तुगलक समाप्त करवा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो योग्यता के आधार पे प्रशासनिक पदों की भर्ती किया, उसे समाप्त करके गयासुद्दीन तुगलक फिर से वंशानुगत व्यवस्था लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से जो भी उनके, जैसे घोड़ों को दागने की व्यवस्था, ये समाप्त करते हैं। तो कुल मिला जुला करके क्या है, उनके अधिकांश जो प्रगतिशील सुधार हैं उसे ये समाप्त करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक मध्यकाल के पहले ऐसे शासक हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वह मध्यकाल के प्रथम शासक, जिन्होंने क्या किया था, तो जिन्होंने दक्षिण भारत की विजय करके उसे तुगलक साम्राज्य का अंग बनाया, तुगलक साम्राज्य का अंग बनाया।
आपने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल के पहले शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत को जीता था, लेकिन जीतने के बाद उसे साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाए रहते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है ये मध्यकाल के पहले शासक होते हैं जो जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य का अंग भी बना लेते हैं। अगला जो गयासुद्दीन तुगलक जो रहते हैं, अगला कार्य इनका क्या है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो रहते हैं ये बंगाल अभियान पे गए हुए रहते हैं। ये बंगाल अभियान से लौटते समय इनका सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया से क्या होता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया से इनका अपना मतभेद होता है और मतभेद होने के बाद ये फरमान जारी करते हैं, आदेश देते हैं कि इनके दिल्ली पहुंचने से पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया क्या करें, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हैं वह दिल्ली छोड़ दें। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आता है और वो क्या कहते हैं, कहते हैं हुनूज दिल्ली अभी दूर अस्त, कहते हैं कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो एक तरीके से कहा जाता है कि सिद्ध संत रहते हैं और जो इन्होंने कहा हुनूज दिल्ली अभी दूर अस्त, तो पहले का जो समय था एक जगह से दूसरे जगह जाना बेटा बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता था। चुनौतीपूर्ण तो यात्राएं जो है बड़ी कठिन, आज यात्राएं सुगम है। आज दिल्ली से बंगाल जाना है, दिल्ली से फ्लाइट पकड़िए 2 घंटे में बंगाल, बंगाल से दिल्ली आना है, फ्लाइट पकड़िए 2 घंटे में दिल्ली आ गए। पहले बेटा ये जो सफर होता था, अगर राजा सुल्तान जा रहा है तो सुल्तान के साथ बहुत बड़ा लाव लश्कर भी चलता था। तो लगभग ये सफर जो है वह 3 से 4 सप्ताह का सफर होता था, मतलब 20 से 30 दिन जो है लग जाते थे दिल्ली से बंगाल जाना या बंगाल से दिल्ली आने में। तो जब लंबी यात्रा के बाद सुल्तान आते थे तो ये इतना हैक्टिक जो है ये जर्नी होता था कि उनके आराम, कुछ दिन उनके आराम के लिए कहा जाता था कि थोड़ा सा ये आराम कर लें। तो ऐसे में इनके खैर मकदम के लिए, इनके जर्रे नवाजी के लिए तुगलकाबाद दिल्ली में एक जगह है साउथ दिल्ली में, तो तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनाया जाता है और कहा जाता है कि लकड़ी के महल का एक पिन पॉइंट रहता है, उस पिन पॉइंट पे हल्के से भी नॉक करने पे क्या था, वह लकड़ी का महल भरभरा कर गिर जाता। तो ऐसे में जो है उसी लकड़ी के महल में ये ठहरते हैं और कहा जाता है कि जो जौना खान है या जो बाद में चल के मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं, उन्होंने ही षड्यंत्र से इस लकड़ी के महल को गिराया जिसमें दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक एक और मामले में मध्यकाल के प्रथम रहते हैं। तो ये गयासुद्दीन तुगलक मध्यकाल के प्रथम शासक थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने नहरों का निर्माण कराया था, नहरों का निर्माण करवाया था। तो प्राचीन काल में भी आप देखेंगे नहरों का निर्माण कई लोगों ने करवाया हुआ था, जैसे महापद्मनंद रहते हैं उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। देन आफ्टर जो है चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, उन्होंने भी जो है
यह कार्य किया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। फिर जो स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है वहां पे भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। तो ये मध्य प्राचीन काल में नहर कई लोगों ने किया था, लेकिन ये मध्यकाल के पहले शासक हैं जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द मिडेवल हिस्ट्री हु मेड कैनाल इन हिज टाइम सिनेरियो। तो चलिए, गयासुद्दीन तुगलक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगले कौन है भाई? तो अगले जो हैं वह मोहम्मद बिन तुगलक हैं। अगले कौन है? तो अगले जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक हैं। 1325 से 1351 ईस्वी। इन्हें जो है मध्यकाल का सबसे विवादास्पद सुल्तान माना जाता है। सबसे विवादास्पद सुल्तान माना जाता है। तो ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी किंग। ही इज सपोज्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी किंग ऑफ मिडेवल इंडिया। सबसे विवादास्पद सुल्तान, अब किसी को जो कहते हैं ना जाकिर है भावना जैसी, प्रभु मूरत मिले तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसे भगवान का रूप वैसा ही दिखता है। तो वैसे ही इतिहासकारों ने जिस भावना से मोहम्मद बिन तुगलक को देखा, वैसे मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें दिखाई दिए। तो क्या है? तो यहां पर जो है एक मुद्दा है कि कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा, जिसे कहते हैं ना कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो वही जिसकी भावना है, किसी ने इनको पागल समझा तो किसी ने इनको अंतर विरोधों का सम्मिश्रण समझा। आधुनिक जो अनुसंधान है उसमें इन्हें मध्यकाल का सबसे दूरदर्शी शासक समझा गया। तो ये कौन है? ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं और ये उनका अपना व्यक्तित्व है। तो सबसे विवादास्पद सुल्तान किस आधार पर इनको समझा जाता है? तो इनकी जो है 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं रहती हैं। और जो 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं रहती हैं, ये पांचों क्या होता है? तो ये पांचों जो है वह असफल होता है। तो देयर वॉज 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, and all these ambitious project that got failed on behalf of all that failed or unsuccessful ambitious project, he is called one of the most contradictory king of medieval India. तो पांचों योजनाएं असफल होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं कौन सी रहती हैं। तो इसके अलावा जो है 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं असफल हैं। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें क्या कहा? तो कुछ इतिहासकारों ने इन्हें मध्यकाल का सबसे दूरदर्शी शासक माना। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें जो है वह मध्यकाल का सबसे दूरदर्शी शासक माना। और जो सबसे दूरदर्शी शासक माना उसमें क्या है? उसमें इनके कुछ अपने जो हैं ऐसे कार्य हैं, ऐसे कार्य जो हैं आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो है उदार जो हैं, जो धार्मिक नीतियां रहती हैं। तो आइए जो है दोनों पहलू को एक एक करके क्रमशः समझा जाए। तो इनकी जो 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और 5 जो महत्वाकांक्षी
योजनाएं हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो क्या हैं? तो पहली योजना जो रहता है वह दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि है। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि है। तो इंक्रीज इन टैक्सेशन इन दोआब रीजन। तो जो भू राजस्व कर है, दोआब का मतलब क्या है? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। तो जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है उसे भी हम लोग देखेंगे। दूसरी जो इनकी महत्वाकांक्षी योजना रहती है वह क्या रहता है? तो दूसरी जो महत्वाकांक्षी योजना रहती है वह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन रहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी रहता है। तो दूसरा योजना क्या है? दूसरा योजना जो है इनकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन रहता है। तीसरा योजना क्या है भाई? तो तीसरा योजना जो है वह राजधानी परिवर्तन है। राजधानी परिवर्तन है। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो तीसरी महत्वाकांक्षी योजना राजधानी परिवर्तन। चौथा योजना क्या है? तो चौथा योजना जो है वह खुरासान अभियान है। वह जो है खुरासान अभियान है। जो पांचवी योजना रहती है वह क्या है? तो पांचवा योजना जो है वह कराचिल अभियान है। कराचिल अभियान है। तो अगर निष्कर्षतः देखा जाए ना तो ये कोई पागल बादशाह नहीं थे, ये कोई अंतर विरोधों का सम्मिश्रण नहीं थे, बहुत ही दूरदर्शी सुल्तान थे। बस कुछ कमियां इनके अंदर थी, जैसे कि बहुत ही जल्दबाज किस्म के व्यक्ति थे, और साथ ही साथ जो है कहीं न कहीं योजनाओं के निर्माण के समय जो है वह कुछ ऐसी निहित कमियां थी जिस पे इनका ध्यान नहीं जा पाया। और साथ ही साथ सारी असफलताओं का श्रेय हम मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं दे सकते हैं। उनकी जो प्रशासनिक मशीनरी है उनकी भी असफलता इनकी असफलता में समान रूप से उत्तरदायी रहता है। तो 5 इनकी क्या है? योजनाएं हैं। ठीक है, अब सारा योजना मैंने लिख दिया, एक एक करके उस पर चर्चा किया जाए। तो दोआब क्षेत्र में जो कर वृद्धि है वो क्या है? तो जो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि है, तो दोआब मतलब कोई 2 नदियों का क्षेत्र होना चाहिए। अब जो 2 नदियों का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है भाई? तो वो गंगा यमुना का दोआब है। गंगा यमुना का दोआब है। तो देयर वाज द दोआब रीजन दैट वाज ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर। अब दोआब क्षेत्र में जो कर वृद्धि है वो किस रूप में है? तो दोआब क्षेत्र में जो कर वृद्धि है वह बहुत ही सोची समझी रणनीति है। दुनिया का कोई भी जो दोआब क्षेत्र होता है वह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो वैसे ही गंगा यमुना का भी दोआब है। अब इस तरीके से यह इनकी दूरदर्शी योजना है कि भाई अगर कर बढ़ाना है तो कहां पे बढ़ाया जाए? जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र हो, किसानों पे ज्यादा भार भी ना आए। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले कौन है? तो वो अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी 50% कुल उपज का आधा जो है हिस्सा वह ऑलरेडी जो है टैक्स के रूप में ले चुके रहते हैं। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है
इनको लगता है कि 9 साल 1325 से मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का टाइम एंड होता है। तो 9 साल पहले तक जनता, इसी भारतवर्ष की जनता अलाउद्दीन खिलजी को 50% कर दे रही थी। तो इन्होंने पूरे साम्राज्य में कर नहीं बढ़ाया। जो सबसे उपजाऊ है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल जोन ऑफ इंडियन टेरिटरी, नॉट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, पूरे वर्ल्ड वाइड 3 विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्र हैं। गंगा यमुना का दोआब, जो नील नदी का डेल्टा क्षेत्र है, और जो अमेजन बेसिन है। तो ये दुनिया के 3 सबसे उपजाऊ क्षेत्र हैं। तो ये विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में था, तो ये दूरदर्शी नीति है। परंतु उसी वर्ष क्या होता है, उसी वर्ष जो है अकाल पड़ता है। और अकाल पड़ने के साथ क्या है, अकाल पड़ने के साथ जो है वह फसल बर्बाद हो जाता है। जो फसल बर्बाद हो जाता है, तो बर्बाद फसल के बाद किसानों के पास भरपेट अपने परिवार के अनाज जो है उसकी कमी होती है। और प्रशासनिक जो महकमा है, प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, वह जबरन जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं, जबरन आपको जो है ये कर देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है वह जनता जो है वह बहुत ज्यादा उसे दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। और ये बातें मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंचती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब देखता है कि जनता इतनी हैरान परेशान है, तो वह क्या करता है, वह इस योजना को ही रद्द कर देता है। इस तरीके से उनकी पहली योजना दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि असफल हो जाता है। अब दूसरी योजना क्या है भाई, तो दूसरा योजना जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है। तो ये क्या है, तो ये जो है भारतीय इतिहास के प्रथम शासक थे जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इन्होंने जो है तांबे के सिक्के का मूल्य किसके बराबर कर दिया था, तो तांबे के सिक्के का मूल्य जो है वह चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर कर दिया था। तो वह चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर कर दिया था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है। अब सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन में जो है एक इतिहासकार मोरलैंड हैं। मोरलैंड ने अपने अनुसंधान में यह सिद्ध कर दिया है कि भारतवर्ष ही नहीं, पूरे दुनिया में क्या है, पूरे दुनिया में चांदी की कमी रहता है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है जब चांदी की स्कार्सिटी है, तो तांबे के सिक्के का मूल्य चांदी के बराबर कर दिया गया है। तो ये बड़ी सोची समझी योजना है, बड़ी दूरदर्शी। जब भाई चांदी नहीं है, तो तांबे के सिक्के का मूल्य चांदी के बराबर। आज जो आप 500 का नोट है, 10 का जो इवन नोट है, वो वास्तविक 500 में 500 रुपए का चांदी या 500 रुपए का लोहा ऐसा थोड़ी लगा है। वो तो कागज है बेटा ना। अभी माचिस जलाइए, धुआं की तरह सब जल के राख हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि वो वास्तविक मुद्रा थोड़ी है, वो तो सांकेतिक मुद्रा है। आज पूरी दुनिया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर रही है। मोहम्मद बिन तुगलक इतना दूरदर्शी था कि इतनी उर्वर मस्तिष्क उसका, इतनी रचनात्मक उसकी प्रतिभा, कि उस जमाने में वो देखा कि चांदी की कमी है, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाए। परंतु गलती तुगलक की नहीं, गलती उसके शाही टकसाल की होती है। आज बेटा जो 500 का नोट है या इवन 10 का जो नोट है, उस पे आप देखेंगे फ्रंट में गांधी जी होंगे, साइडों में गांधी जी होंगे, एक चांदी का जो है प्लेट होता है, उसके बाद आरबीआई के गवर्नर का उस पे जो है साइन होता है। हर मुद्रा का, हर नोट का अपना एक यूनिक आईडी नंबर होता है। मैं ग्राहक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, यह संकल्प। बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं
जो कागज के उस मुद्रा को, उसका नकली जाली मुद्रा न जारी किया जाए, उसे इंश्योर करते हैं। तो वो गलती जो शाही टकसाल के पदाधिकारियों की थी कि वो उन्होंने कुछ ऐसे चिन्ह नहीं लगाए कि जिसका जो है जाली मुद्रा प्रचलन करना नामुमकिन हो या बहुत मुश्किल हो, तो बहुत ही सामान्य चिन्ह लगाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में बर्नी इनका समकालीन इतिहासकार है। जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख फिरोजशाही लिखा हुआ है। तो ऐसे में बर्नी कहता है कि हर हिंदू का घर शाही टकसाल बन गया था। तो बर्नी थोड़ा बायस्ड पीपुल है, बायस्ड पर्सन है, तो वह कहता है कि हर हिंदू का घर टकसाल, बल्कि सत्यता है कि हिंदू और मुस्लिम सारे जो है जाली मुद्रा का प्रचलन कर रहे थे। तो मार्केट में, बाजार में इतना ज्यादा जाली मुद्रा आ जाता है कि अब उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन असली है और कौन नकली है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है अब इतनी जाली मुद्रा है, जब तुगलक को यह पता चलता है तो तुगलक क्या करते हैं, तुगलक जो है इस योजना को भी वापस ले लेते हैं। और इस योजना को भी वापस ले लेते हैं तो मिला जुला करके यह योजना भी असफल हो जाती है। अब तीसरा योजना क्या है भाई, तो तीसरा योजना जो है वह राजधानी परिवर्तन है। राजधानी परिवर्तन कहां से कहां है, तो राजधानी परिवर्तन जो है वह दिल्ली से दौलताबाद है। तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। दक्षिण भारत को साम्राज्य का अंग बना लिया था। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है उस जमाने में क्या था, तो उस जमाने में मंगोल आक्रमण हो रहे थे। सल्तनत काल में निरंतर मंगोल आक्रमण, और मंगोल आक्रमण भी एक से बढ़ के एक दुर्दांत आक्रमणकारी थे। चंगेज खान के बारे में मैंने कहा ना, 2 करोड़ लोगों को मारा था, ईंट से ईंट बजा देता था जिसके राज्य पे हमला करता था। तो ऐसे में यह योजना भी तुगलक की बहुत ही दूरदर्शी योजना रहती है। और दूरदर्शी योजना इन द सेंस कैसे है, तो मंगोल आक्रमण का खतरा रहता है। अब जब मंगोल आक्रमण का खतरा है तो यहां से भारत में इंटर क्या करेंगे, तो अगर राजधानी आपका फतह हो गया, राजधानी को कोई जीत लिया, मीन्स की राज्य खत्म हो गया। तो इन्होंने एक तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए प्लस दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो दिल्ली से महाराष्ट्र में दौलताबाद है राजधानी को, यहां वो करते हैं, या दूसरी राजधानी कह सकते हैं कि दौलताबाद रहता है। परंतु क्या है, परंतु जो है थोड़े इमोशनल बीइंग रहते हैं, थोड़े आइडियलिस्टिक बीइंग रहते हैं। और इन्होंने आदेश दिया कि दिल्ली की जनता भी हमारे साथ दक्षिण को चलेगी। तो कुल मिला जुला करके क्या है, कुल मिला जुला करके आप लोग अगर अधिकारी बनेंगे बेटा, आईएएस बनेंगे या पीसीएस बनेंगे, तो आपको सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी ड्राइवर मिलता है। तो मिला जुला करके कहीं भी आने जाने में सुविधा है। आम जनता जिसे 1400 किलोमीटर जाना है, तो उस जमाने में जो प्रशासनिक महकमा है उसके पास चांदी के रथ थे, सैनिकों के पास अपने घोड़े थे। आम जनता को 1400 किलोमीटर कैसे जाएंगे, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। और साथ ही साथ चुन्नू मुन्नू भी उनके गोद में है। तो कहने का अर्थ है भाई कि एक जो अशोका द ग्रेट आप सुने होंगे, सम्राट अशोक को महान कहा जाता है। तो जो सम्राट अशोक को महान कहा जाता है, तो सम्राट अशोक ने सड़क के दोनों किनारे छायादार वृक्ष लगवाए हुए थे। जो छायादार वृक्ष लगवाए हुए थे, तो व्यापारियों को, जो यात्री हैं उनको सुविधाएं थी। जगह जगह पे हाल्टिंग स्टेशन, सराय बनवाए हुए थे। तो ऐसा कुछ मोहम्मद बिन तुगलक नहीं करते हैं कि सड़कों पे छायादार वृक्ष करवा दें, जगह जगह पे विश्रामालय बनवा दें और कहते हैं कि हमें जनता की याद आएगी, ये भी चलेंगे। तो ऐसे में फिर बर्नी यहाँ पे बायस्ड है। बर्नी जो है इतिहासकार, वह मोहम्मद बिन तुगलक का कटु आलोचक है और वह कहता है कि सारी जनता रास्ते में मर गई और
एक लंगड़ा और एक उसका कुत्ता यही जीवित दौलताबाद पहुंचे। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, परंतु जो कहा जाता है ना कि धुआं वहीं पे होता है जहां पे चिंगारी लगी होती है, तो इतना बढ़ चढ़ के वर्णन अगर बरनी कर रहा है तो कहीं न कहीं ये इस बात का संकेत है कि आम जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने में बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। प्लस एक चीज में वह और भूल कर देते हैं, दक्षिण भारत जो है पठारी क्षेत्र है, सारे के सारे हिंदू राज्य हैं, चाहे वह देवगिरी के राजा हों, चाहे वो वारंगल के काकतीय हैं, चाहे वो द्वार समुद्र के होयसल हैं, चाहे वो मदुरा के पांड्य हैं, तो यहाँ पर वह अस्थायी रूप से रह नहीं पाते हैं और फिर बाद में यह योजना भी, राजधानी दौलताबाद की भी योजना भी उन्हें स्थगित करना पड़ता है। आगे देखते हैं भाई अगली योजना क्या है। तो अगली योजना खुरासान अभियान है। तो ये खुरासान को कहां पे समझा गया है, तो खुरासान को जो है वह मध्य एशिया के किसी देश से जोड़ा गया है, मध्य एशियाई देश से जोड़ा गया है। अब जो ये खुरासान अभियान है इसका कारण क्या है, तो जो खुरासान है यहाँ पे राजनैतिक अस्थिरता रहती है और राजनैतिक अस्थिरता से अमीर वर्ग जब भी मध्यकाल में कहा जाए तो आप उसे शासन प्रशासन के उच्च पदस्थ व्यक्ति को समझिए। तो अमीर वर्ग का पलायन है और पलायन के साथ जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में शरण लिए हैं। और यही अमीर वर्ग क्या कर रहा है, यही अमीर वर्ग इनको उकसा रहा है कि खुरासान के पास बहुत ज्यादा खजाना है और वहां राजनीतिक अस्थिरता है, यदि आप आक्रमण करेंगे तो निश्चय ही क्या होंगे, निश्चय ही इस कार्य में सफल होंगे। तो तुगलक भी चूंकि 3 योजनाएं असफल हैं, फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। तो कहा जाता है खुरासान का जो पड़ोसी राज्य है वहां के शासक तरमासरीन रहते हैं। तो खुरासान अभियान के लिए ये क्या करते हैं, खुरासान अभियान के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है खुरासान अभियान के लिए एक त्रिगुट संगठन बनाते हैं। तो जो त्रिगुट संगठन है इसमें स्वयं कौन है, इसमें स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक हैं, फिर कौन है तरमासरीन जो खुरासान का पड़ोसी राज्य का शासक है, और जो है मिस्र के शासक को जो है ये अपने साथ जोड़ते हैं। अब 3 योजनाएं ऑलरेडी असफल हो चुकी हैं, तो अब वो किसी भी रिस्क उठाने की पोजीशन में नहीं रहते हैं और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है वह एक भारी भरकम सेना का गठन करते हैं। तो खुरासान अभियान के लिए जो है 3.80 लाख सेना का गठन होता है और इन सैनिकों को लगभग 10 माह की सैलरी जो है, तनख्वाह जो है वह एडवांस में दे दिया जाता है, वह इन एडवांस जो है वह दे दिया जाता है। तो एक तरीके से जो मोराल होता है सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, सारा खेल तो बेटा आप समझ ही रहे हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है कि सैनिकों का मनोबल बना रहे कि हजारों किलोमीटर दूर जो है वह केवल जीत के जज्बे के साथ चले। तो लगभग 1 साल की तनख्वाह जो है वह एडवांस में दे देता है। परंतु जैसे ही यह अभियान निकलने वाला, ये सैनिक निकलने वाले होते हैं, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जो है खुरासान के पड़ोसी राज्य में सत्ता पलट हो जाता है। तरमासरीन जो है वह शासक पद से हटा दिए जाते हैं। जो नए शासक आते हैं वह सावधान करते हैं कि आप हमारे भरोसे मत आइएगा,
क्यों? क्योंकि आप तो खुरासान जीत कर चले जाएंगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए खुरासान के साथ हमारी अपनी जातीय दुश्मनी हो जाएगी। तो मिला जुला करके जब तर्मासरीन ही नहीं रहे, नए शासन का कोई सहयोग ही नहीं रहा, तो मिस्र के शासक भी पलट जाते हैं। अब तुगलक को लगता है कि जा करके लगभग 4.25 लाख सेना को काल के गाल में फेंक देने से अच्छा है कि ये अभियान ही ना किया जाए। तो चौथी योजना भी क्या होती है? चौथी योजना भी असफल हो जाती है। अब अगला क्या है भाई? तो अगला अंतिम योजना है, वह कौन सी योजना है? तो वह जो है कराची अभियान है। अगला योजना जो है वह कराची अभियान है। अब ये कराची कहाँ का क्षेत्र है? तो सैनिक जो एडवांस सैलरी लिए थे, कोई इनको रिफंड या रिटर्न नहीं करता है। तो सैनिकों का कहना है कि बहुत दूर दूर की, हजारों किलोमीटर दूर की योजना क्यों बना रहे हैं, देश के अंदर आसपास की ही योजना बनाइए। तो कराची जो है ये हिमाचल प्रदेश का जो आज का कांगड़ा का क्षेत्र है वह रहता है। पता चलता है यहाँ के शासक के पास भी बहुत माल पानी है। 10,000 सैनिकों को भेजा जाता है। यह पहला अभियान है जो सफल हुआ, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिक कराची को जीत लिए हैं। अब कराची को जीतने के बाद क्या होता है? तो कराची को जीतने के बाद ये खजाना भी पा जाते हैं। खजाना भी पा जाते हैं, तो खजाने को लेकर के इनको कहाँ आना चाहिए? इनको राजधानी आना चाहिए। परंतु ये राजधानी में नहीं आते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। जो होता है ना कि सरदार हमने आपका नमक खाया है, ये और आगे बढ़ जाते हैं कि और खजाना लूट करके चलेंगे, सुल्तान बहुत खुश होंगे, और ये आगे तिब्बत की तरफ बढ़ जाते हैं। ये भारत है बेटा, भारत में 4-4 मौसम बदलते हैं। मौसम में बदलाव भी कोई चीज है। मौसम बदलता है, बर्फबारी होती है, चारों तरफ जो है सफेद चादर बिछ जाता है, बर्फ की सफेद चादर बिछ जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के ही सैनिक जो दिल्ली से आए हुए थे, वह चारों तरफ जब बर्फ ही बर्फ है तो वो रास्ता ही भूल जाते हैं। जिनको से खजाना लूटा था उन्हीं स्थानीय लोगों से दिल्ली का रास्ता पूछते हैं। वो स्थानीय लोग इन्हें गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं। और जो कहावत है ना, 100 सोनार की तो एक लोहार की, ऐसे में क्या होता है? ऐसे में प्रतिवाद होता है। वही लोग जो है अब देखते हैं कि अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, तुगलक की सेना के ऊपर काउंटर अटैक भी करते हैं। मौसम की दुश्वारियां हैं और खाने पीने की कमी है। तो कुल मिला जुला करके बर्नी कहता है कि सारा जो लूट का धन था वह तो वहीं के लोगों ने छीन लिया। 10,000 की सेना मार दी गई, मात्र 10 सैनिक जिंदा वापस दिल्ली पहुंचे। तो ये क्या है भाई? ये कराची अभियान की भी असफलता है। तो 5 की पांचों योजनाएं असफल हो गई। इसीलिए किसी ने इन्हें पागल कहा, किसी ने अंतर्विरोधों का सम्मिश्रण कहा। तो तुगलक की इसमें कहाँ गलती है भाई? ये तो उसने कहा खजाना लेके आओ कराची जीत के, वो तो सैनिक बढ़ जाते हैं। सांकेतिक मुद्रा में भी उसकी थोड़ी गलती हो, तो प्रशासनिक पदाधिकारियों की गलती है। कर में वृद्धि तुगलक की थोड़ी गलती है, वो तो मौसम की मार अकाल कभी भी पड़ सकता है। तो इस तरीके से वह दूरदर्शी शासक था, बस उसकी योजनाएं क्या होती हैं? असफल होती हैं। और क्या है भाई? तो इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना किया। उसने जो है कृषि विभाग दीवाने आमिर कोही की स्थापना किया। दीवाने आमिर कोही की स्थापना किया। अब ये जो दीवाने आमिर कोही है, यह कृषि को बढ़ावा देने के लिए, भारत किसानों का देश है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक डेडिकेटेड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट आता है। अगला क्या है? तो मध्यकाल का प्रथम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, मध्यकाल का प्रथम शासक, जिसने किसानों को कौन सा ऋण दिया? किसानों को तकावी ऋण दिया। किसानों को तकावी
ऋण दिया। तो ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द मेडाइवल हिस्ट्री हु मेड द प्रोविजन ऑफ द एग्रीकल्चरल लोन। तो जो किसान को खेती करने के लिए ऋण चाहिए, उन्हें तकावी ऋण या इसे सौंधार ऋण भी कहा जाता है। तो ये तुगलक का जो है एक बड़ा ही पॉजिटिव रहता है मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्या है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से उदार शासक रहते हैं। पहले मध्यकाल के शासक रहते हैं जो हिंदू त्योहार को मनाना शुरू किया। और ये अलाउद्दीन खिलजी के तमाम जो प्रगतिशील कार्य हैं, इनके जो गयासुद्दीन तुगलक रहते हैं वो समाप्त कर दिए थे, इन्होंने फिर से उसे इस्टेब्लिश, जैसे योग्यता के आधार पर पदों की भर्ती है, तो ये सब व्यवस्थाएं जो है वह फिर से लेके आ गए रहते हैं। तो चलिए जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं। अब इस वंश के, अच्छा इनके समय के कुछ इतिहासकार हैं। कौन कौन इतिहासकार हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय के जो इतिहासकार हैं वह बर्नी हैं, जियाउद्दीन बर्नी है, शम्से सिराज अफीफ हैं और इब्न बतूता है। इन दोनों ने, बर्नी और अफीफ दोनों ने किस नाम से किताब लिखा था, तो दोनों ने जो है तारीखे फिरोज शाही नाम से पुस्तक की रचना किया था। इब्न बतूता की जो पुस्तक रहती है यह रेहला रहता है। इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का यात्री रहता है। मोरक्को का यात्री है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं, काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। बाद में जो चीन में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूतमंडल भेजा था, उसमें भी इब्न बतूता जो है शामिल रहते हैं। तो इब्न बतूता, बर्नी और अफीफ, इन तीनों का जो वर्णन है वो तुगलक काल के इतिहास का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले शासक कौन है भाई, तो अगले शासक जो हैं वह फिरोज शाह तुगलक हैं। जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये राजनीतिक क्षेत्र में एक भीरू शासक सिद्ध होते हैं। एक भीरू मतलब कि एक कायर शासक के रूप में कह सकते हैं कि ये सिद्ध होते हैं। कैसे भाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल कितने विद्रोह हुए थे, कुल 36 विद्रोह हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अगर देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा विद्रोह, कुल 36 विद्रोह हुए थे। और ये जो 36 विद्रोह थे इसमें क्या है, तो इसमें जो है 1333 ईस्वी में कौन स्वतंत्र हो गया, तो 1333 में जो है वह मदुरा स्वतंत्र हो गया। 1336 में जो है कौन स्वतंत्र हो गया, तो 1336 में विजयनगर जो है वह स्वतंत्र हो गया। और 1347 ईस्वी में जो है वह बहमनी स्वतंत्र हो गया। तो ये कौन है भाई, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह होते हैं। सिंध स्वतंत्र होता है, बंगाल कई सारे स्वतंत्रता अपनी घोषित करते हैं। तो क्यों इन्हें कायर शासक या भीरू शासक कहा जा रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो भी स्वतंत्र हुए राज्य हैं उन्हें जीतने का इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। तो ये क्या है भाई, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय
के समय स्वतंत्र हुए क्षेत्रों को जीतने का कोई सार्थक प्रयास इन्होंने नहीं किया। इन्होंने मीन्स कि फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, तो साथ ही साथ जो है अपने शासन को अस्थाई बनाने के लिए, अपने शासन को अस्थाई बनाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, तो अपने शासन को अस्थाई बनाने के लिए पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट लेकर के आते हैं। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मीन्स कि ये तुष्टीकरण की नीति लेकर के आते हैं। कौन सी नीति, तो तुष्टीकरण की नीति लेकर के आते हैं। अब ये तुष्टीकरण की नीति क्या है, तो लोगों को खुश करने के लिए गलत कार्यों को बढ़ावा देना, नकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देना, इसे तुष्टीकरण कहा जाता है। तुष्टीकरण का मतलब क्या है, जैसे सही को सही कहा जाए वो तो अच्छी बात है, परंतु यदि गलत को सही कहा जाए ये तो बहुत ही गलत बात है। तो कुछ ऐसा ही इनका रहता है। तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत ये क्या करते हैं, तो तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार किया। ये किसे खुश करने के लिए, तो उलेमा वर्ग का समर्थन मिल जाए। उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा होता है। उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए क्या होता है, तो राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को इन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है अमीर वर्ग को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पदों की वंशानुगत व्यवस्था को पुनः लागू किया। तो योग्यता के आधार पर जो पदों की भर्ती है, अब पुत्र मोह आप समझ रहे हैं, हर सैनिक का ये था कि वो वंशानुगत जो व्यवस्था है, अगर मेरा बेटा भले ही नकारा है वह भी सैनिक हो जाए तो कौन सी गलत बात है, अच्छी बात है। वैसे ही सेनापति भी यही सोच रहा है, न्यायाधीश भी यही सोच रहा है। तो वंशानुगत व्यवस्था में जो एक बार व्यवस्था में है उसी के बेटे उस पद को धारण करेंगे, तो वह खुश होगा भाई कि ये राजा सही है, ये सुल्तान सही है, क्योंकि अब हमारा ही बेटा हमेशा के लिए सैनिक होगा, हमारा ही बेटा हमेशा के लिए न्यायाधीश होगा, सेनापति होगा। तो ये क्या है, तुष्टीकरण है, गलत नकारात्मक चीजों को बढ़ावा देना। तो उलेमा को खुश करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया। इनको अमीर वर्ग को खुश करने के लिए वंशानुगत व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ जो है इन्होंने सारे गैर इस्लामिक करों को समाप्त करके सभी गैर इस्लामिक करों को समाप्त करके केवल 4 इस्लामिक कर आरोपित किए। 4 जो इस्लामिक कर है वह जजिया है, जकात है, खराज है और खुम्स है। तो लगभग जो है 36 करों को समाप्त करते हैं और केवल जो है 4 करों को आरोपित करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी जो है कट्टर इस्लामिक अपनी छवि बनाने के लिए।
तो इस्लाम के लोग इन्हें समझे कि ये इस्लाम का रक्षक हैं, तो वही अपनी छवि बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब तुष्टीकरण की नीति है। कहाँ पे? राजनीतिक क्षेत्र में। तो राजनीतिक क्षेत्र में भले ही ये इनकॉम्पिटेंट सिद्ध हुए, बट अदर्स क्षेत्र में बेटा जो है अनपैरेलल है। जैसे कि ये इन्होंने 5 नहरों का निर्माण किया। 5 नहरों का निर्माण किया, तो ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए 5 नहरों का निर्माण किया। अब ये जो 5 नहर हैं वो क्या हैं? तो 2 यमुना नदी पर है, एक जो है वह सतलज पे है, एक जो है घग्घर नदी पे है, और एक जो है वह काली सिंध नदी पर है। तो 2 यमुना पे हो गया, एक जो है सतलज पे, एक घग्घर पे, और एक जो है काली सिंध नदी पर है। अगला इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने कृषि क्षेत्र में बागानी कृषि को बढ़ावा दिया। बागानी कृषि को बढ़ावा दिया। अब बागानी कृषि को बढ़ावा देते हुए क्या करते हैं? तो बागानी कृषि को बढ़ावा देते हुए 1200 फलों के बाग लगाएं। तो he promoted the horticulture and he implanted 1200 बाग इन हिज टाइम सिनेरियो। तो 1200 फलों के बाग लगाना एक तरीके से क्या है? तो बागानी कृषि को इन्होंने बढ़ावा दिया। सिंचाई को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो सिंचाई को बढ़ावा देते हुए एक सिंचाई कर जो है वह हक ए सर्ब को आरोपित किया था। अगला भी कुछ इनके जो है बड़े ही प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स हैं, बड़े ही पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं, बड़े ही विजनरी जो है इनके अप्रोच हैं। जैसे कि इन्होंने जो है गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार हो, तो एक गुलाम विभाग की स्थापना किया। गुलाम विभाग जो है दीवाने बंदगान की स्थापना किया। ऐसे ही इन्होंने जो है पेंशन विभाग दीवाने इस्तिहाक की स्थापना किया। पेंशन विभाग दीवाने इस्तिहाक की स्थापना किया था। तो ही एस्टैब्लिश्ड द स्लेव डिपार्टमेंट दैट इज दीवाने बंदगान, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन दैट इज दीवाने इस्तिहाक। इसके साथ साथ जो है एक पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लोक कल्याण विभाग है। लोक कल्याण विभाग क्या है? तो यह जो है दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किया। दीवाने खैरात तो जो भी गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनके दवा के लिए, कोई गरीब व्यक्ति है उसके पुत्री के विवाह के लिए, तो ये लोक कल्याण विभाग है। डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी है, तो इसकी इन्होंने स्थापना किया हुआ था। अगला क्या है? तो अगला जो है ये मध्यकाल के पहले शासक थे, फिरोज शाह तुगलक जो हैं, फिरोज शाह तुगलक, ये मध्यकाल के प्रथम सुल्तान जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था, जिन्होंने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखा था? तो अपनी आत्मकथा फुतुहाते
फिरोज शाही के नाम से लिखा था। तो ये मध्यकाल के पहले ऐसे सुल्तान रहते हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से लिखा था। अगला क्या है, तो अगला जो है, इन्होंने जो है एक बेरोजगार दफ्तर की स्थापना कराया था। एक जो है बेरोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया हुआ था। इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारे कार्य हैं। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में क्या किया था, फारसी भाषा में जो है अनुवाद करवाया हुआ था। इनके समय में कुतुब मीनार जो रहता है उसके ऊपर बिजली गिरता है, तो 5 मंजिला इमारत है, टॉप फ्लोर पे जो बिजली गिरती है तो फिर से उसे 2 फ्लोर में करवाते हैं और ये 6 मंजिला इमारत के रूप में स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, 1388 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। अब क्या है, वहां पे बलबन को आपने देखा था, बलबन ने डर का व्यापार किया था। रक्त और लौह की नीति उसकी रहती है, लोगों को डरा कर धमका कर जबरन उन्हें झुका कर पैरों को चुमवा रहा है, रक्त और लौह की नीति में कत्लेआम करवा रहा है। तो उसकी जो वह लंबे समय तक शासन करने में तो सफल हो जाता है बलबन जो है, परंतु उसकी रक्त और लौह की नीति दोधारी तलवार साबित होता है। उसके मरने के बाद ताश के पत्तों की तरह उसका साम्राज्य ढह जाता है। अब क्या है, तो अब जो फिरोज शाह तुगलक का भी थोड़ा मूल्यांकन कर लीजिए भाई। फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक, अब 5 योजनाएं उनकी असफल रहती हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो एक तरीके से लग रहा था कि तुगलक वंश आया राम या गया राम हुआ। तो ऐसे में रोग लग चुका था तुगलक वंश को। अब रोग की जो दवा इन्होंने दिया, रोग की दवा फिरोज शाह तुगलक ने क्या दिया, तो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है, तुष्टीकरण की नीति है। तो तुष्टीकरण की नीति से जब तक वह शासन करता है तब तक तो लोगों को खुश कर लेता है, उलमा वर्ग को खुश किया, देन आफ्टर जो है वो जो रहते हैं उमरा वर्ग हैं या अमीर वर्ग हैं उनको खुश कर ले जाता है। फिर उसके बाद जो है पदों को वंशानुगत बना देता है। तो कहने का अर्थ है कि जो तुगलक वंश की जड़ों में जो रोग लगा था उसकी जो दवा फिरोज शाह तुगलक ने दिया वह रोग से भी ज्यादा विनाशकारी सिद्ध हुआ। भाई सब कुछ वंशानुगत आपने बना दिया, और पाला किससे पड़ा है, पाला मंगोल आक्रमणकारियों से पड़ा हुआ है। अपने तो मर गए, मरने के साथ ही क्या है, वह रोग इतना अब घाव जो है नासूर बन चुका है। मरने की इनके 10 साल के ही बाद तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग बेटा दुर्दांत आक्रमणकारी था। दुर्दांत आक्रमणकारी मतलब लंग उसे कहते हैं क्योंकि वो लंगड़ा था। तैमूर लंग क्या था, वो लंगड़ा था। तो ऐसे में जो है जब वो आक्रमण करता था ना, तो घोड़े की उसकी पूरी अपनी जो काफिले होते थे, तो पहले के जमाने में कोई पक्की सड़कें सीमेंटेड रोड तो होती नहीं थी। तो घोड़े का जो खुर होता है, पैर का जो टाप होता है, जब घोड़े तेजी से दौड़ते हैं तो पैरों से मिट्टी उधेड़ते जाते हैं। तो जो मिट्टी उधेड़ते हैं ना उससे जो धूल निकलती है, तो धूल का गुबार क्या है, धूल का गुबार जो है आकाश में छा जाता है, जिससे एक धुंध सा बादल सा दिखने लगता है। तो आक्रमण बाद में होता था, लेकिन दूर से ही लोग समझ जाते थे कि अगर धूल का गुबार आसमान में दिख गया तो किसी अनहोनी की आशंका में लोग समझ जाते थे। तो तैमूर लंग ना बिजली की तरह जो है आक्रमण करता था, जो कहते हैं ना आंधी की तरह आता था, लूटता था, कत्लेआम करता था, तूफान की तरह निकल जाता था। तो जिससे सामना करना है, आप बेटा जो कहा जाए ना कि आपका सामना आईएएस से हुआ है, आईएएस को के बारे में आपने सुना है ना, यूपीएससी ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है।
तो अब बेटा जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी आपकी तैयारी में स्ट्रेटजी मैटर रखता है। स्ट्रेटजी मीन्स कि कितना जो है सॉलिड जो है फुल प्रूफ स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, कितना इंटरलिंकिंग अप्रोच है, कितना एज कॉन्सियसनेस है, कितना ज्यादा डायनेमिक आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें गुण होना चाहिए। अब ये व्यक्ति है, एक लड़का है, एक छात्र है जो सोए सोए पढ़ रहा है, कहा जाए कि एनसीईआरटी पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, कुछ ना पढ़ के जो है गाइड बुक पढ़ रहा है, तो आप समझ ही रहे हैं कि परिणाम क्या होगा। तो वही हाल है कि तुगलक मर जाते हैं, मरने के फिरोज शाह तुगलक मर जाते हैं। 10 साल के बाद तैमूर लंग का आक्रमण होता है, सारा प्रशासन उसका वंशानुगत है। तैमूर लंग के आक्रमण के दंश को वह झेल नहीं पाते हैं, और क्या होता है, तैमूर लंग तुगलक वंश की ईंट से ईंट बजा देता है और इतना जर्जर कर देता है कि तुगलक वंश का हमेशा के लिए जो है वह पतन हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब तैमूर लंग तुगलक वंश का पतन करता है, जब वह भारत से जा रहा होता है, तो भारत से जा रहा होता है तो वह खिज्र खान को भारत का साम्राज्य दे करके जाता है। भारत का साम्राज्य जब खिज्र खान को दे करके जाता है, तो खिज्र खान जो है वह तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में, मतलब सुल्तान की पद को धारण नहीं करते हैं, वह रैयते आला के रूप में अपने को कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए जो है ये कहानी जो है आज की खिलजी और तुगलक वंश की रही, और खिलजी और तुगलक वंश की इस कहानी में जो है आप लोगों ने क्या देखा, तो इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है कैसे जो है अलाउद्दीन खिलजी से कहानी आगे बढ़ी और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक पर आकर के कहानी समाप्त हुआ। तो दोनों वंश जो हैं वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, सल्तनत काल के इतिहास में अपनी एक अमिट छाप रखते हैं। और ऐसे में अब अगली क्लास में बढ़ा जाएगा। तो 3 वंश हम लोगों के, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश हो चुके हैं। शेष बचे हुए जो सेगमेंट हैं सल्तनत काल के, उनका मध्यकालीन इतिहास पे क्या प्रभाव है, उसे जो है अनवरत हम लोग आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये बच्चों जो है यहीं पे आज के क्लास को औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास सेशन में इसी ऊर्जा के साथ, इसी समर्पण के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।